हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो तक हमने इवोल्यूशन के बारे में दी गई मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम लेमार्किज्म या लेमार्कवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो लेमार्किज्म जो है उद्विकास की एक थ्योरी है। तो उद्विकास किस प्रकार से हुआ और जीव जो है किस प्रकार से अलग अलग जो है उनमें इवोल्यूशन हुआ और जातियाँ बनी, उसके लिए लेमार्क ने सबसे पहली जो है थ्योरी प्रस्तुत की थी। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज लेमार्किज्म। तो पहली जो थ्योरी थी इवोल्यूशन या उद्विकास के लिए, ये लेमार्किज्म थी। इट वाज प्रपोज्ड बाय जीन बापिस्टे डी लेमार्क। तो ये लेमार्क का पूरा नाम था, जीन बापिस्टे डी लेमार्क, अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। और ये जो थे लेमार्क, ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट या जीव वैज्ञानिक थे। ऑल्दो द आउटलाइन ऑफ द थ्योरी वाज ब्रॉट इन नोटिस इन 1801। तो यद्यपि इसकी थ्योरी जो दी थी लेमार्क ने, ये सभी के ध्यान में 1801 में आई। बट हिज फेमस बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक वाज पब्लिश्ड इन 1809। लेकिन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक नामक पुस्तक जो थी, ये पब्लिश की गई थी 1809 के अंदर। इन विच ही डिस्कस्ड हिज थ्योरी इन डिटेल। और इस किताब के अंदर उन्होंने अपनी थ्योरी को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया था। लेमार्क कॉइंड द टर्म इनवर्टिब्रेट्स एंड एनेलिडा। तो लेमार्क ने ही इनवर्टिब्रेट्स नाम दिया, अकशेरुकी जो थे उनको नाम जो है लेमार्क ने दिया, और एनेलिडा को भी नाम लेमार्क ने दिया था। द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। तो बायोलॉजी जो टर्म है, शब्द है, ये भी लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 के अंदर दिया था। तो अब बात करते हैं लेमार्क्स प्रोपोजिशंस या लेमार्क की जो अवधारणाएं दी थी लेमार्कवाद के अंतर्गत, उनके बारे में। लेमार्किज्म इंक्लूड 4 मेन प्रोपोजिशंस। तो लेमार्कवाद के अंतर्गत 4 इनकी प्रमुख अवधारणाएं आती है। पहली अवधारणा है टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, यानी आकार में बड़े होने की प्रवृत्ति। ऑल द लिविंग थिंग्स एंड देयर component parts are continually increased due to internal vital force। तो जितने भी लिविंग थिंग्स या सजीव है, उनमें ये प्रवृत्ति होती है कि वो लगातार इंक्रीज होते हैं या वृद्धि करते हैं, और उनके जो शरीर के भाग होते हैं वो भी इनमें साथ साथ वृद्धि करते हैं। और ये जो है वृद्धि का कारण उनके इंटरनल वाइटल फोर्स होती है, यानी उनमें आंतरिक जो आधारभूत शक्ति होती है उनमें अंतर्निहित होती है। उसके कारण इन सजीवों में वृद्धि होती है और उनके कंपोनेंट्स जो है या उनके जो अंग हैं उनमें वृद्धि लगातार होती रहती है। दूसरी जो अवधारणा आती है लेमार्किज्म के अंदर, ये है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, या जिसे कहते हैं वातावरण का सीधा प्रभाव। एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पर्यावरण जो है सभी प्रकार के जीवों पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। चेंज इन एनवायरनमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेज इन ऑर्गेनिजम्स। तो यदि पर्यावरण के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो उसके अनुसार ऑर्गेनिज्म या जीवों में भी ये परिवर्तन आता है। इट गिव्स राइज टू न्यू नीड्स। और इसके कारण जो है नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। जैसे ही चेंज होता है एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए जीवों में नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। न्यू नीड्स प्रोड्यूस न्यू स्ट्रक्चर्स। तो नई आवश्यकताएं जो है नई प्रकार की संरचनाएं उत्पन्न करती है। एंड चेंज हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी जीव होते हैं उनकी हैबिट्स या स्वभाव को भी बदल देते हैं। एंड दे स्टार्ट्स अडाप्टिंग टू न्यू एनवायरमेंटल चेंजेस। और ये जो है अडाप्ट होना शुरू हो जाते हैं नए एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए, यानी जो नए परिवर्तन होते हैं पर्यावरण में उनके प्रति अडाप्ट या अनुकूलित होना शुरू कर देते हैं। इसके बाद तीसरी इनकी अवधारणा आती है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। इफ़ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इट वुड बी बेटर डेवलप्ड, वेरियाज डिसयूज ऑफ ऑर्गन रिजल्ट्स इन डिजनरेशन। तो इसके अनुसार यदि किसी अंग का लगातार उपयोग किया जाता है किसी सजीव द्वारा, तो वह अंग जो है बेटर डेवलप होता है, यानी अधिक विकसित प्रकार का हो जाता है। जबकि किसी अंग का यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो उसके कारण वह अंग जो है डीजनरेट हो जाता है या अपहासित
हो जाता है। तो अधिक यूज़ आने वाले ऑर्गन्स का इनमें डेवलपमेंट अधिक होगा, और नहीं यूज़ नहीं होने वाले अंगों का जो है वो डीजनरेशन हो जाता है। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और जो डीजनरेट या अपहासित हो जाते हैं उन अंगों को वेस्टिजियल ऑर्गन्स या अवशेषी अंग कहा जाता है। इसके बाद आता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। वाट एवर एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू कैरेक्टर्स इन इट्स लाइफ टाइम ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो जब कभी भी कोई एक जो है सजीव यदि नए कैरेक्टर या लक्षण उपार्जित करता है यानी हासिल करता है अपने जीवन काल में, और ये जो है नए लक्षण आने का कारण है उनका इंटरनल वाइटल फोर्स हो सकता है, यानी अंतर्निहित जो शक्ति होती है उसके कारण, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी आ सकते हैं, और यूज और डिसयूज जो है अंगों का उसके कारण भी आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से नए जो है लक्षणों जो है वो प्राप्त कर सकता है कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म। दे आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जो भी ये उपार्जित हुए हैं, जितने भी लक्षण आए हैं अलग अलग कारणों से, ये वंशागत होते हैं अगली पीढ़ियों के अंदर। तो इसे लेमार्क का उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत भी कहते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज, और इस प्रकार से प्रक्रिया आगे चलती है। आफ्टर सेवरल जनरेशन, अनेक पीढ़ियों के बाद में, द वेरिएशंस आर एक्यूमुलेटेड टू सच एक्सटेंड दैट दे गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। और इसी प्रकार से नए लक्षण जब किसी प्रजाति में आते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलते रहते हैं, और जब वेरिएशंस या विभिन्नताएं इतनी बढ़ जाती है कि ये एक नई प्रजाति की जो है वो स्थापना कर देते हैं, तो उसके कारण जो है नई प्रजाति बन जाएगी। तो वेरिएशंस जो है इसके कारण नई स्पीसीज का उद्भव होता है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ लेमार्किज्म। तो लेमार्क ने अपने जो अवधारणाएं दी वो 4 मुख्य अवधारणाएं थी लेमार्किज्म के अंतर्गत। अब उसके बाद में कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए जो कि लेमार्किज्म को सपोर्ट करती है। लेमार्क एक्सप्लेन हिज थ्योरी बाय गिविंग फॉलोइंग एग्जांपल्स, और उन्होंने अपनी थ्योरी को निम्न उदाहरणों के द्वारा जो है वो विस्तार पूर्वक समझाया था। पहला उन्होंने लिया एग्जाम्पल ऑफ अफ्रीकन जिराफ। तो अफ्रीकी जिराफ का उदाहरण उन्होंने दिया सबसे पहले। द एंसिस्टर्स ऑफ जिराफ वर बियरिंग अ स्मॉल नेक एंड 4 लिम्स एंड वर लाइक हॉर्सेज। तो लेमार्क ने कहा कि जो जिराफ के पूर्वज थे उनके जो गर्दन थी वो छोटी थी और आगे के पैर थे वो भी छोटे ही थे, और वो घोड़ों के समान दिखाई देते थे। बट एज दे वर लिविंग इन प्लेसेज विद नो सरफेस वेजिटेशन, और जैसे ही वे किसी ऐसे स्थान पर रहने लगे जहाँ की सतह पर वेजिटेशन यानी सतह के ऊपर पेड़ पौधे खाने के लिए नहीं थे, दे हैड टू स्ट्रेच देयर नेक एंड 4 लिम्स टू टेक द लीव्स फॉर फूड। और उसके कारण उन्होंने उनको अपनी गर्दन जो है ऊंची करनी पड़ती थी, और आगे के पैर जो थे उनको स्ट्रेच करना पड़ता था, और उसके कारण वो ऊंचे होते थे आगे से, और वो पत्तियों को भोजन के रूप में खाते थे। विच रिजल्ट्स इन द स्लाइट इलोंगेशन ऑफ दीज पार्ट। और इसका जो है परिणाम ये हुआ कि इनके अग्रपाद और नेक रीजन यानी गर्दन जो है उनमें कुछ इलोंगेशन या लंबापन जो है इनमें आ जाता है। वॉट एवर दे एक्वायर इन वन जनरेशन वाज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो भी ये इन्होंने उपार्जित किया, और ये जो है उपार्जित होने के बाद में अगली पीढ़ी के अंदर इनमें स्थानांतरित हो गया। विद द रिजल्ट दैट अ रेस ऑफ लॉन्ग नेक्ड एंड लॉन्ग 4 लिम्स एनिमल वाज डेवलप। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि ऐसा हुआ होगा कि एक जो प्रजाति है नई प्रजाति का निर्माण हुआ जिसमें लंबी जो है गर्दन और लंबे अग्रपाद उपस्थित थे, और इस प्रकार के एनिमल जो है डेवलप होके आगे जिराफ बन गए थे। तो ये जो है सबसे फेमस जो है इसका उदाहरण है लेमार्किज्म के थ्योरी के लिए। तो पहले जो थे जिराफ छोटे थे जो कि सरफेस वेजिटेशन या सतह पर उपस्थित घास फूस खाते थे। जब वहाँ पर ऐसे प्लेस आया कि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं थी तो उनको गर्दन जो है ऊंची करके खानी पड़ती थी, और आगे के पैर भी उनको स्ट्रेच करना पड़ता था। तो धीरे धीरे जो है
वेजिटेशन, छोटी जो नीचे की वेजिटेशन है वो समाप्त होती गई और ऊंची जो वेजिटेशन है उनके अंदर वो वेजिटेशन ही पीछे बची। तो ये जो जिराफ के अग्रपाद और गर्दन जो है इसके अनुसार और अधिक लंबे होते गए और ये धीरे धीरे जो है इनके वंशागत होता गया ये लक्षण, और आगे की पीढ़ियां जो है इस प्रकार से सभी लंबी जो है उत्पन्न होती है। दूसरा इनमें उदाहरण दिया डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स, यानी सांपों के अंदर पैर जो है वो अनुपस्थित क्यों हुए या विलुप्त क्यों हुए। द स्नेक्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम लिजार्ड लाइक एंसिस्टर्स, तो सांपों की जो उत्पत्ति है वो छिपकली के समान पूर्वजों से हुई। विच वर हैविंग टू पेयर्स ऑफ लिम्स, जिनके अंदर दो जोड़ी पैर उपस्थित थे। लिम्स वर बैरियर टू दोज एनिमल्स फॉर एंट्रिंग इनटू बरोज, तो जो ये पैर उपस्थित थे इनके ये एक बाधा का कार्य करते थे इन जंतुओं के लिए जब ये बरोज या बिलों के अंदर इनमें घुसते थे, तो उनमें पैर जो है उनके लिए बाधा का कार्य करते थे। सो ग्रेजुअली स्नैक एंसिस्टर्स डिसकंटिन्यूज द यूज ऑफ लिम्स, और इसलिए जो भी ये पूर्वज थे सांपों के उन्होंने लिम्स या पैरों का उपयोग जो है वो बहुत ही कम कर दिया या उनको बंद कर दिया था काम में लेना। द लिम्स इन ancestors of snakes were extincted and it became inherited character in snakes, तो लिम्स जो थे स्नेक्स के एंसेस्टर में या पूर्वजों के अंदर वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए और ये जो है एक इनहेरिटेड कैरेक्टर बन गया सांपों के अंदर, यानी वंशागत लक्षण के रूप में सभी सांपों में ये आ गया था। तो इसके कारण जो है वो लिम्स आज सांपों के अंदर उपस्थित नहीं है। अगला उदाहरण दिया था फ्लैट फिशेज, या जो चपटी मछलियाँ होती है समुद्र के तल में अधिक गहराई में पाई जाने वाली। दे आर फ्लैट एंड बियर बोथ आइज ऑन वन साइड एंड लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर, और ऐसी जो फ्लैट फिशेज होती है ये दोनों ही आंखें जो है इनकी एक ही सतह पर होती है, यानी ऊपर की ओर पाई जाती है इनके पृष्ठ सतह के ऊपर। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज देयर आइज आर प्रेजेंट लेटरली, लेकिन ये देखा जाता है कि इनकी जो भ्रूणी अवस्था होती है उसके अंदर उनकी आंखें जो है वो लेटरली यानी पार्ट्स के रूप में उपस्थित होती है, यानी दोनों साइड में राइट और लेफ्ट दोनों आंखें अलग अलग सतह पर होती है, जबकि एडल्ट स्टेज में दोनों ही एक ही सतह पर होती है। वन आई ऑन आइदर साइड, और एक आंख एक तरफ और दूसरी आंख दूसरी तरफ उपस्थित होती है। द बॉडी ऑफ दीज फिशेज इज नॉट फ्लैट एट दिस स्टेज, तो भ्रूणी अवस्था के अंदर इन मछलियों का जो शरीर है वो फ्लैट या चपटा नहीं होता है। बट लेटर ऑन बोथ द आइज इज शिफ्टेड टू वन साइड, लेकिन बाद में दोनों ही आंखें जो है शिफ्ट हो जाती है स्थापित हो जाती है ऊपर की ओर। एंड द बॉडी बिकम्स फ्लैट, और इनका शरीर जो है चपटा हो जाता है। टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ वाटर, और ये होता है जल के दबाव को सहन करने के लिए या उसको नगण्य करने के लिए इनका जो शरीर का आकार है वो चपटा हो जाता है। अगला उदाहरण दिया फ्लाइटलेस बर्ड्स का, यानी उड़न विहीन पक्षी। द एंसिस्टर्स ऑफ दीज बर्ड्स एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, तो इस प्रकार के पक्षियों के जो पूर्वज थे जैसे आज के समय में ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग है, वर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग, तो इनके पूर्वज जो हैं वो उड़ने में सक्षम थे। बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लेकिन कुछ पर्यावरणीय कारकों के कारण दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड एंड वर वेल प्रोटेक्टेड, तो इनके पास ज़मीन पर उपलब्ध भोजन जो है वो अधिक मात्रा में था और वेल प्रोटेक्टेड, यानी इनके और ये शिकार जो करते थे दूसरे जंतु वो बहुत ही कम थे, इसलिए वो सभी सुरक्षित थे जंतु जो भी ज़मीन के ऊपर उपस्थित थे। सो दे डिड नॉट यूज़ देयर विंग्स, और इसके कारण उन्होंने अपने पंखों का उपयोग नहीं किया। एंड दैट इज़ वाई द लेटर बिकेम वेस्टिजियल, और इस कारण से इनके जो पंख है वो बाद में अवशेषी हो गए, यानी पंख होने के बाद भी ये पक्षी जो है वो उड़ते नहीं हैं, उड़ने में असक्षम होते हैं। अगला उदाहरण दिया जाता है रिट्रैक्टाइल क्लॉज ऑफ कार्निवोर मेमल्स, तो जितने भी मांस पक्षी स्तनधारी है उनमें बाहर निकलने वाले क्लॉज या रिट्रैक्टाइल पंजे जो है वो पाए जाते हैं, उत्थानशील पंजे होते हैं। द एंसिस्टर्स ऑफ कार्निवोरस एंड मेमल्स सच एज लॉयंस, टाइगर्स एक्सेट्रा हैड ऑर्डिनरी क्लॉज फॉर टीयरिंग द फ्लैश और ऑफ देयर प्रेज, तो जो जितने भी कार्निवोर मेमल हैं आज के समय में उनके जो पूर्वज थे उन सभी के अंदर जो पंजे पाए जाते थे वो साधारण प्रकार के पंजे थे, और ये जो है मांस को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते थे जो कि वो शिकार से प्राप्त करते थे। तो लॉयंस और टाइगर्स के जितने भी एंसिस्टर थे पूर्वज थे उनके अंदर सामान्य प्रकार के पंजे उपस्थित थे। एज द लेटर गेंड इन रनिंग
द कार्निवोरस मैमल्स ऑल्सो हैड टू रन फास्ट फॉर विच क्लॉज वर ए बैरियर। और लेकिन बाद में ये हुआ कि जो रनिंग एनिमल्स हैं, तेज़ दौड़ने वाले जंतु, उनके पीछे ये कार्निवोरस मैमल जो है वो भागते थे और भाग के उनको शिकार करना पड़ता था, जिसके लिए जो पंजे थे जो कि बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, वो उनके लिए एक बाधा का कार्य करते थे। द एनिमल्स देयरफॉर डेवलप्ड रिट्रैक्टाइल क्लॉज। और इसके कारण इन जंतुओं ने रिट्रैक्टाइल क्लॉज यानी बाहर निकलने वाले पंजे जो है वो विकसित कर लिए। तो जब ये दौड़ते हैं तो ये पंजे अंदर खींच लेते हैं, तो क्लॉज जो होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं भागने पर, लेकिन जब ये शिकार को चीरते या फाड़ते हैं तब इनमें ये जो नखर होते हैं, नाखून, ये बाहर की ओर आ जाते हैं। तो ये जो है एडाप्टेशन जो है इनके अंदर आया था। अगला आता है इसमें हिरण का जो उदाहरण है। द एंसिस्टर ऑफ डियर वर नॉट हैविंग सो मच स्पीड इन रनिंग। तो जितने भी हिरण के एंसिस्टर पूर्वज थे, उनमें भागने की इतनी स्पीड या रनिंग की स्पीड नहीं थी। बट एज दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अदर एनिमल्स ऑफ दैट टाइम दे स्टार्टेड रनिंग। लेकिन दूसरे शिकारी जो जंतु थे, उनसे सुरक्षा के लिए या उनसे बचने के लिए उन्हें तेज़ भागने की जो है वो आवश्यकता पड़ी थी, ड्यू टू विच प्रेजेंट स्पीड वर अचीव्ड बाय डियर। और इसी के कारण जो है आज के समय में जितने भी हिरण हैं वो अधिक तेज़ी से भाग सकते हैं। अगला उदाहरण दिया उन्होंने केव ड्वेलर्स यानी गुफाओं के अंदर रहने वाले जंतुओं के बारे में। द एंसिस्टर्स ऑफ केव ड्वेलर्स हैड नॉर्मल आईसाइट। तो गुफाओं के अंदर रहने वाले जितने भी जंतु हैं उनके पूर्वज में सामान्य प्रकार की जो है वो दृष्टि उपस्थित थी। ऑन अकाउंट ऑफ लिविंग अंडर कंटिन्यूअस डार्क कंडीशंस द एनिमल्स लॉस्ट देयर पावर टू सी। और जब ये लगातार अंधेरे जो है वो हैबिटेट के अंदर रहने लगे, क्योंकि ये गुफाओं के अंदर रहते थे डार्क कंडीशंस के अंदर, तो लगातार रहने के कारण इन जंतुओं के अंदर देखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और ये सभी कैरेक्टर जो है वो लेमार्क के अनुसार आगे वंशागत हो जाते हैं। तो आज के समय में जितने भी एनिमल है उनमें ये कैरेक्टर क्यों आए, वो उनके पहले के एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता था, और धीरे धीरे ये सभी जेनेटिक जो है वो हो गए थे, यानी इनहेरिट हो गए या वंशागत जो है वो लक्षण बन गए थे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लेमार्कवाद की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे।